दोस्तों, कुछ दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि जो भारत के उत्तर में एक राष्ट्र है जिसका नाम नेपाल है, वहां पे बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। और विरोध किसका किया जा रहा है? वहां पे जो चुनी हुई सरकार है, जो केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री है, उनका विरोध किया जा रहा है। और उनका मतलब यह है कि वहां पर जो है फिर से राजशाही व्यवस्था लाई जाए, फिर से जो है राजा को लाया जाए और राजा का शासन लाया जाए। और ऐसे में जो केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री है, उनका ये आरोप है भारत के ऊपर कि ये जो कराया जा रहा है वो भारत के द्वारा कराया जा रहा है, उस चीज को भारत जो है प्रमोट कर रहा है। तो आइए इसके बारे में पूरा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नेपाल सीज सर्जिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर फॉर्मर किंग, विल मोनार्की मेक अ कमबैक। इसका मतलब कि क्या जो मोनार्की है वहां पर, उस मोनार्की को फिर से लाने की बात की जा रही है क्या? अब यहाँ पर इसको समझने से पहले यह समझना होगा कि जो पूरा विश्व है, उस विश्व में जो है शासन को चलाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो पूरे विश्व भर में देखेंगे कि जो शासन चलाए जाते हैं वो 3 तरह से चलाए जाते हैं। मैक्सिमम कंट्री में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब कि जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है, वहां पर डेमोक्रेसी अर्थात जनता के हाथ में सब कुछ होता है। वो चाहे तो जो लोकतंत्र में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है उसकी चुनाव करती है, जैसे जो राष्ट्रपति होता है, ठीक, तो वहां पे जनता करती है, तो जनता के हाथ में पूरा पावर होता है। और दूसरा होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब वो होता है कि जहां पर राजा का शासन हो, और उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। मोनार्की 2 प्रकार की होती है। एक होता है जहां पर राजा को पूर्ण रूप से शासन करता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। और दूसरा होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक। और दूसरा होता है कि ऐसा शासन जहां पे राजा हो और राजा के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करता हो, जैसे ब्रिटेन। और जब एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं तो जैसे सऊदी अरब हो गया या कतर हो गया, वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। लेकिन जो ब्रिटेन वहां पर देखेंगे कि मोनार्की तो है, जैसे वहां पर राजा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पर देखा जा सकता है, ठीक। और तीसरा जो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब कि जो तानाशाही होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहां पे नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन वहां के हैं, उनको एक तरह से कहा जाता है कि वो तानाशाह है, अर्थात उनका जो उन पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के जो शासन है पूरे विश्व भर में वर्तमान में है। यहाँ पर लिखा है कि नेपाल गवर्नमेंट सस्पेक्ट्स इंडियाज रोल इन प्रो मोनार्की अपराइजिंग एज योगीज पोस्टर्स वेयर हेल्ड एट काठमांडू रैली। जो काठमांडू में एक रैली हो रही थी, उस रैली में जो देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ हैं, उनके पोस्टर को भी लेकर के लहराया जा रहा था, ठीक है, उसके बारे में। और वहां पे जो नेपाल में जो गवर्नमेंट है केपी शर्मा ओली की, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत जो है इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, भारत का इसमें रोल है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आइए यहाँ पर फिर से एक बार नेपाल को समझने का प्रयास करते हैं कि जो नेपाल है उसको किंगडम ऑफ नेपाल कहा जाता था। और यहाँ यह जो राष्ट्र है एक तरह से पूर्ण रूप से एक समय ऐसा हुआ करता था कि पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। और यहाँ पर जो राजा थे वो 1768 से जो है वहां पर राज करना स्टार्ट किए थे राजा के रूप में, ठीक। लेकिन उस जो राजा या कहें कि जो मोनार्की था, उस मोनार्की को 2006 में कंप्लीट खत्म हो गया। और 2008 में वहां पर देखेंगे कि जो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है उसका गठन हुआ। तो वहां पर जो मोनार्की है वो मोनार्की कंप्लीटली मतलब ये कहें कि वहां से एबोलिश हो गया, या कहें कि खत्म हो गया था वहां पर, ठीक है। और इस जो इट वाज आल्सो नोन एज द गोरखा एम्पायर, जो नेपाल है यह कहें कि जो किंगडम ऑफ नेपाल था उसको जो है गोरखा एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। और कभी कभी तो इसे असल हिंदुस्तान के भी नाम से जाना जाता था, रियल लैंड ऑफ हिंदूज। जो हिंदू का वहां पर जो है रियल लैंड उसी को कहा जाता था। और जब यहाँ पर जो किंगडम ऑफ नेपाल का जो गठन हुआ था, उसमें जो सबसे फर्स्ट राजा वहां पर हुए थे वो किंग पृथ्वी नारायण शाह हुए थे। जो यह शाह डायनेस्टी है, यह शाह डायनेस्टी जो आगे चल के पूरा आगे तक कंटिन्यू करती है। और उसी के जो वर्तमान में यहाँ पर जो है राजा की बात की जा रही है, वो अभी जो है शाह डायनेस्टी से ही आते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे कि जो नेपाल में राजा हुए उनका क्रम यहाँ पर लिखा गया है। जो पृथ्वी नारायण शाह है वो जो है फर्स्ट वहां के राजा बनते हैं, पृथ्वी नारायण शाह, ठीक। उसके बाद देखेंगे ये पूरा क्रम है। और इस क्रम में जो वर्तमान में यहाँ पर कुछ दिन पहले जो कहें कि 2008 में जिसकी राजा की शासन गया वहां पर, वो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह थे, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह थे। और यही ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जो है यहाँ पर 28 मई 2008 तक जो है यहाँ पर शासन था इनका एक तरह से। और उसके बाद यहाँ पर जो है कहें कि डेमोक्रेसी आ गई थी, या ये कहें कि जो वहां पर जो शासन है वो जनता के द्वारा चुना जाने लगा और वहां पर पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और जो नेपाल का रॉयल फैमिली है, उस रॉयल फैमिली में एक मैसेकर हुआ था। इसका मतलब है कि वहां पर दरबार हत्याकांड हुआ था। और उस दरबार हत्याकांड में जो लगभग 9 लोगों को जो है मार दिया गया था। और उस 9 लोगों को जो मारा गया था वो 1 जून 2001 की घटना है। और उस घटना को जो हुई थी वह नारायण हिती पैलेस में हुई थी। वह उस समय जो था रेजिडेंस ऑफ नेपाली मोनार्की, जो नेपाली मोनार्की था उनका रेजिडेंस वो था, ठीक है। और जो मारा गया था या जो मारा था वो कौन थे? जो वहां पे
क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे, और उस दीपेंद्र के द्वारा जो है वहां के तत्कालीन जो एक है कि जो राजा थे उनका नाम था वीरेंद्र, और उनकी जो पत्नी थी या उनका नाम था ऐश्वर्या, इन लोगों को भी मार दिया गया था। और बाद में ये जो दीपेंद्र है ये खुद को भी जो शूट कर लेते हैं, और उसके बाद जो ये कोमा में चले जाते हैं। शूट करने के बाद इनको कोमा में चले जाते हैं, और जब कोमा में जाते हैं तो उसी समय जो है इनको एक कहा जाता है कि ये जो इनको जो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो नेपाल के अब राजा कौन होंगे, दीपेंद्र होंगे, ठीक है। लेकिन अगले 3 दिनों में जो है इनका भी जो है डेथ हो जाता है, और जब डेथ हो जाता है तो इनके अंकल जो होते हैं ज्ञानेंद्र जो है उनको वहां पे राजा बन जाते हैं, ज्ञानेंद्र राजा बन जाते हैं। और 2001 से लेकर के 2008 तक जो है ये राजा के रूप में कार्य करते हैं, ज्ञानेंद्र शाह, ठीक। और ज्ञानेंद्र शाह जो है आगे यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर देखें यही जो है ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जो है यही वहां पे राजा बनते हैं, और यही आगे चल करके क्या होते हैं 2008 तक राजा रहते हैं, ठीक। लेकिन उसके बाद जब देखेंगे कि जब ज्ञानेंद्र उनका शासन खत्म हो जाता है, या ये कहें कि जब मोनार्की खत्म हो जाती है, तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, तो जो नेपाल में जो डेमोक्रेसी आ गई थी, और उस डेमोक्रेसी में जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसका नाम था पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। इनका पूरा नाम था पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। और इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि लगभग जो है 13 प्रधानमंत्री जो है इतने ही सालों में, लगभग 2008 से लेकर के 2025 तक लगभग 17-18 साल में ही आप देखेंगे कि लगभग 13 जो है प्रधानमंत्री बने हैं। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली हैं। यहाँ पर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, केपी शर्मा ओली हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि कम 17 या 18 साल में लगभग 13 बार प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है इनस्टेबिलिटी हमेशा ही बनी रही है, मतलब कि स्टेबल सरकार कभी आया ही नहीं, ठीक है। और इसी को लेकर के जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और विरोध किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगर अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे कि जो सरकारें हैं 13 साल में मतलब 13 बार बदल चुकी हैं इतने ही समय में, तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो करप्शन है वो बहुत हाई लेवल पे है। और यह भी देखा जा रहा है कि जो अक्सर करके जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वहां पर ऑलमोस्ट एवरी प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर पॉलिटिशियंस, मतलब जो बड़े ये कहें कि जो राजनेता है और वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब लोग जो है एक तरह से स्कैम में इन्वॉल्व रहे हैं। और ये जब 2006 में मोनार्की गया था उसके बाद से ही जो है यहाँ पर लगातार जो है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं या जो भी वहां पे सीनियर लीडर रहे हैं वो हमेशा जो है किसी न किसी चीज में या किसी स्कैम में जो है पार्टिसिपेट किए या कहें कि वो उसमें रहे हैं शामिल, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर ओली फेसेस कंटेम्प्ट केस फॉर वायलेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, मतलब कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जो ओली हैं ये खुद जो है एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि जो न्यायालय है उस न्यायालय का अवमानना किए हैं। और ऐसे में इन्होंने कई बार जो है इस चीज को फेस किए हैं, ठीक। और 3 बार जो प्राइम मिनिस्टर और 3 अन्य जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उन लोगों को भी ये देखा गया कि वे लोग भी स्कैम में शामिल रहे हैं। और उनपे इसका में था कि वो गवर्नमेंट लैंड जो थे उसको जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सौंप दिए थे। इसके बाद तो जो 2008 से देखेंगे 2008 से 2025 तक जो भी गवर्नमेंट रही है उस गवर्नमेंट को जो है हमेशा ही किसी न किसी चीज में जो है वो शामिल है, करप्शन में। तो और करप्शन के साथ साथ जो है यहाँ पर और भी आप देखेंगे कि जो 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, 5 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर जो थे शेर बहादुर दाओबा, इस शेर बहादुर दाओबा भी देखा गया कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट खरीदे थे उस एयरक्राफ्ट में भी इन्होंने कमीशन लिया था। इसका भी जो है इन पे आरोप है। और उसके साथ इनकी जो वाइफ इस समय है फॉरेन मिनिस्टर इस समय है, और इस फॉरेन इन पे भी ये आरोप है कि ये जो नेपाल के लोग हैं उनको जो है ये भूटान की नागरिकता देती हैं। और भूटान के नागरिकों को जब नागरिकता देती हैं तो ये कहते हैं कि जो भूटान नेपाल में रह रहे हैं ये जो है भूटान के रिफ्यूजी रह रहे हैं। और इस चीज को जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स को बताती हैं ऐसा, ठीक है। और ये तो करप्शन वाले मामला हो गया। इसके साथ ही साथ वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम उस एजुकेशन सिस्टम के प्रति भी लोगों के प्रति जो है गुस्सा है। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ जो हेल्थ केयर सिस्टम है या और भी जो है उसके प्रति जो है लोगों में बहुत गुस्सा है, इसलिए जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। नेपाल फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह अराइव्स इन काठमांडू एमिडिस्ट एंड टाइट सिक्योरिटी। तो ये हुआ घटना कब, क्योंकि जब ज्ञानेंद्र शाह जो है ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जो है ये एक दिन गए थे, रिलीजियस प्लेसेस हैं इन नेपाल, उसको घूमने के लिए गए थे। और वहां से घूम करके जब वापस आ रहे थे वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे ही वो लैंड किए तो इनके जो साथी थे ये कहें कि या जो ये कहें कि जो ये चाहते हैं कि राजा के फिर से शासन आए, प्रो मोनार्किस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्री पार्टी वहां पे जो है
यह जो है इनका समर्थन करने लगे और इसके बीच जो है इन्होंने स्लोगन की चैंटिंग करने लगे, मतलब स्लोगन बोलने लगे, नारे लगाने लगे। और वे कहने लगे कि वी वांट आवर किंग बैक, मतलब हम अपने राजा को जो है वापस लाना चाहते हैं। एंड एबोलिश फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम, और ये जो फेडरल सिस्टम इस समय चल रहा है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस समय डेमोक्रेसी चल रही है, उस डेमोक्रेसी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है जो हमेशा कभी भी जो है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ठीक है, उन लोग का ये मानना है कि जो राजा था वो कम से कम स्टेबल था, कम से कम एक ही राजा है और वो हमेशा जो है कंटिन्यू रूप में चल रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो हमेशा हर साल आती हैं, हर साल जाती हैं, और जो है ऐसे में बहुत बार सरकारें बदल चुकी हैं, और ये लोग करप्शन में बहुत ज्यादा, एक तरह से कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है ये वहां पर। और ये जो ज्ञानेंद्र है, बता दें कि ज्ञानेंद्र जो है वो लगभग 77 साल के हैं, और एक काठमांडू आए थे फ्रॉम पोखरा। वहां पे जो पोखरा एक नेपाल में एरिया है, वहां से जो है वो घूम करके आ रहे थे विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस। और ये जब जा रहे थे ज्ञानेंद्र यहाँ पर, तो उसके साथ ही साथ देखेंगे कि ज्ञानेंद्र पिक्चर एंड नेशनल फ्लैग्स ग्रेटेड हिम ऑन बोथ साइड्स। तो उनको जब ये एयरपोर्ट से निकल करके अपने जो आवास के लिए जा रहे थे, तो उस समय जो है इनके पिक्चर को लेकर के लोग लहरा रहे थे, और उसके साथ ही साथ जो है स्लोगन भी मतलब लगा रहे थे। ठीक है, और ज्ञानेंद्र जो है हेडेड टुवर्ड्स निर्मल निवास, और इनके जो वर्तमान में जो इनका प्राइवेट रेसिडेंस है, जो यहाँ पर वर्तमान में ये जो पूर्व राजा रहे हैं, इनका जो प्राइवेट निवास है उसका नाम है निर्मल निवास। और उधर जब जा रहे थे तब ऐसा जो है नारे लगाए जा रहे थे। और एक बार बता दें कि जो राजा थे, उस राजा के समय भी एक समय ऐसा था कि जो प्राइम मिनिस्टर की भी नियुक्ति की जाती थी, राजा और पैरेलली जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती थी। तो वर्तमान में जो भारत में जो एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में एक्ट्रेस है जिनका नाम है मनीषा कोइराला, उनके एक दादाजी हुआ करते थे जिनका नाम था बीपी कोइराला। और इस बीपी कोइराला को जो है फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया था राजा के समय में। राजा के समय में भी इलेक्शन हुआ करते थे, कभी एक समय हुआ था कि इलेक्शन कराया जाए, तो उस समय जो फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहां पर हुए थे तो बीपी कोइराला जी थे। और बीपी कोइराला जो है वो मनीषा कोइराला क्या है इस समय ग्रैंडफादर थे। और उनका मानना है कि जो नेपाल है, उस नेपाल को जो है वहां फिर से एक बार राजा का शासन लाया जाए, और उस राजा के शासन के तहत जो है नेपाल को एक बार फिर से पूर्ण रूप से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि वर्तमान में जो है नेपाल जो है सेकुलर राष्ट्र हो गया। सेकुलर राष्ट्र का मतलब यह है कि वहां पर सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, ऐसी बात की गई है। ठीक है, तो कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज्ड, तो जो वर्तमान में सरकार, वो सरकार के द्वारा जो है कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। और जब कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया तो देखा गया कि बहुत सारे जो पुलिस है और उनके बीच, और जो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं इनके बीच जो है क्लैश हो गया। और क्लैश जब हो गया तो पुलिस वालों को यहाँ पर जो है टीयर गैस छोड़ना पड़ा, और उसके साथ ही साथ जो वाटर कैनन्स भी छोड़ने पड़ गए थे। ठीक है, और ये जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने जो है वहां पर जो टॉर्च हाउस, मतलब कि उन्होंने एक मीडिया हाउस को भी बर्न कर, मतलब ये कहें कि जला दिए थे। ठीक, और इसके साथ ही साथ जो वहां पर बैरिकेड्स थे, उस बैरिकेड्स को भी ये तोड़ने का प्रयास किए थे। मतलब आप देख सकते हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पर वहां प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और सिक्योरिटी पर्सनल एंड प्रोटेस्टर्स वेयर इंजर्ड इन ए क्लैश, और जाहिर सी बात है कि जब प्रोटेस्ट होगा या जब दो लोग के गुट होंगे तो वहां पर जो है दोनों लोगों को चोट लगेंगे, तो सिक्योरिटी पर्सनल को भी चोट लगे हैं, और उसके साथ साथ जो प्रोटेस्टर्स वहां पे है वे भी इंजर्ड हुए हैं। ठीक, और उनका नारा ये था कि राजा आओ देश बचाओ। ये जो राजा है उसको वापस लाना है और फिर से जो है देश को बचाना है। मेक किंग कम टू सेव द कंट्री डाउन विथ करप्ट गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट है, इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। वी वांट मोनार्की बैक, और हम लोग जो है वापस से मोनार्की को ही चाहते हैं। और वे लोग देखेंगे कि प्रदर्शन तो करते ही थे, और उसके साथ साथ जो पेल्टिंग करना शुरू कर दिए थे, मतलब जो स्टोन पेल्टिंग करना, मतलब कि वहां पर जो पत्थरबाजी भी करना शुरू कर दिए थे। और कन्फ्रंटेशन इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्ष जो है वो घायल हो गए थे, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ राइट पुलिस वेयर डिप्लॉयड, और उसके लिए जो है यहाँ पर लगभग 100 की संख्या में जो है वहां पर जो है सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करना पड़ा था। क्योंकि प्रो एंड एंटी मोनार्की, मतलब जो ये चाहते हैं कि वहां पर राजा का शासन आ जाए वो, और जो ये चाहते हैं कि राजा का शासन ना आए, उन दोनों के बीच जो है क्लैश स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को जो है डिटेंड कर लिया गया था या गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्होंने पार्टिसिपेशन फॉर द राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, और जिसमें से जो है प्रो मोनार्की जो प्रजातांत्रिक पार्टी एक तरह से, यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है यह बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि यहाँ पर जो है फिर से मोनार्की सिस्टम आ जाए।
ठीक। तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देखेंगे जो नेपाल में ये जो राजा का शासन था वो लगभग 240 सालों तक चला था, लगभग 240 सालों तक चला था। और 2008 में जाकर के जो है ये जो है कंप्लीटली समाप्त हुआ था। और पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन, जब वहां पर पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिया गया, या कहें कि वहां पर जब डेमोक्रेसी अच्छे से आ गई थी तब, और उसने अपने आप को जो है सेकुलर फेडरल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो था नेपाल वह एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अब जो है सेकुलर हो गया, फेडरल हो गया। फेडरल का मतलब कि जहां पर केंद्र सरकार हो और राज्य सरकारें हो, ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया है। फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र कॉल्ड फॉर पब्लिक सपोर्ट इन ए वीडियो। और अब देखें कि जैसे 19 फरवरी को वहां पर जो है एक वहां पर जो डेमोक्रेसी डे मनाया गया था, और उस डेमोक्रेसी डे के दिन जो है ये ज्ञानेंद्र प्रताप जो है, ज्ञानेंद्र शाह जो है, ये बोले थे कि जो है अब फिर से जो है राजा को लाइए, और इस देश को बचाना है तो फिर से राजा को लाना ही पड़ेगा। और इसी चीज को देखते हुए जो है यह माहौल जो है बिगड़ता हुआ चला गया है, ठीक। और जो डिमोन्स्ट्रेटर थे वो देखेंगे कि इमेज ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और फार्मर किंग्स फोटोग्राफ्स, और जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं उनका, और उसके साथ ही साथ जो फार्मर किंग है अर्थात जो यहाँ पर ये ज्ञानेंद्र शाह जो है, इनके जो है फोटोग्राफ को लेकर के जो है लोग लहरा रहे थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ एंटी मोनार्की प्रोटेस्टर्स लेड बाय द सोशलिस्ट, जो हजारों की संख्या में जो एंटी मोनार्किस्ट हैं, जो ये नहीं चाहते कि मोनार्की यहाँ पर आए, वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। 3 अप्रैल तक अब जो है सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो सरकार इस्तीफा दे दे, या जो भी डिसीजन लेना उसको लेकर के बताए। तो इस बारे में अगर कुछ भी अपडेट आता है तो जरूर बताएंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं नेपाल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।